आज के लेक्चर में हम लोग इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। मैंने इसका कुछ कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी वो लिख रखा है यहाँ पे। लाइक इंडिकेटर्स इज आवर टॉपिक। इसमें क्या क्या बातें अपने को सीखनी है। तो सबसे पहला चीज तो इंडिकेटर के बारे में जानो। इंडिकेटर्स आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक बेस। ठीक है ना, क्या है ये? वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर वीक बेस and possess different color in ionized and unionized form। ठीक है, जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो उसका कुछ और कलर होगा, और जब वो आयोनाइज होगा तो उसका कुछ और कलर होगा। दूसरा बात हम लोग लिखे हैं, ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन देयर इज ए शार्प चेंज इन H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे H+ आयन के कंसंट्रेशन में शार्प चेंज देखने को मिलता है। बट इस इक्विवेलेंस पॉइंट वो मैंने आगे अपने को यहाँ पे क्लियर किया है। Hence indicator equilibrium shifts in a specific direction so as to give particular color। इक्विवेलेंस पॉइंट मैं यहाँ पे तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे कि जितना तुमने एसिड का मोल्स लिया है, या इक्विवेलेंट्स हम लोग ज्यादा प्रेफर बोलते हैं, क्योंकि मोल्स जो है वो डाइप्रोटिक एसिड के केस में वेरी कर जाता है, हमको वो चेक करना पड़ेगा। लाइक अगर 1 मोलर HCl लिए हैं तो वो क्या देगा? 1 मोलर H+ 1 मोलर Cl-। लेकिन अगर 1 मोलर H2SO4 दोगे तो वो क्या देगा? ट्वाइस मिल जाएगा, मतलब 2 मोलर H+ मिल जाएगा, है ना, और 1 मोलर SO4 2-। तो इसीलिए इक्विवेलेंस, हम लोग इसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। लेकिन अगर मोनोप्रोटिक एसिड है तो सीधे सीधे मोल्स से सोच सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे इक्विवेलेंस पे क्या होता है कि सारा का सारा H+ OH- से कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर फर्दर अगर मान लो कोई तुमने एसिड लिया उसमें बेस डालोगे तो OH- फर्दर आ रहा है, तो इंडिकेटर वहां पे क्या करेगा? अब आयोनाइज होना शुरू करेगा। जैसे अगर H+ सप्लाई कर दे रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगा? पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, अब आयोनाइज होगा। और वो बाद में क्यों आयोनाइज होगा? क्योंकि वो वीक एसिड या वीक बेस होता है। ठीक है, फिर इंडिकेटर का क्लासिफिकेशन लिया है हमने। तो इंडिकेटर इज, हमने एसिड इंडिकेटर एंड बेस इंडिकेटर। एसिड इंडिकेटर्स को HIN से डिनोट करते हैं एंड बेस इंडिकेटर को BOH से डिनोट करते हैं। तो HIN जैसे रिवर्सिबली, क्योंकि वीक एसिड होगा, एसिड इंडिकेटर मतलब वीक एसिड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये रिवर्सिबली ब्रेक करेगा कैसे? H+ एंड IN- के अंदर। अब ये जो पार्ट है इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनआयोनाइज्ड पार्ट, या इसी को एसिड पार्ट भी बोल रहे हैं। और जब ये आयोनाइज हो रहा है तो यहाँ से अपने को H+ एंड IN- मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आयोनाइज्ड पार्ट, या IN- को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेस पार्ट। जैसे एक एग्जांपल ले, फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड इंडिकेटर। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कैसे। जैसे ये HIN है, यहाँ पे IN की जगह पे क्या आ जाता है? PH, तो HPH फेनोफ्थलीन। ठीक है, तो ये कैसे ब्रेक करता है? H+ एंड PH- में ब्रेक करेगा। तो ध्यान दो कि जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तो इट इज कलरलेस, और जब ये आयोनाइज्ड होता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक। फिर हमने बेस इंडिकेटर की बात की है, इसको हम लोग BOH से डिनोट करते हैं। तो ये टूटेगा कैसे? रिवर्सिबली B+ एंड O-। रिवर्सिबली अगेन क्यों टूट रहा है? बिकॉज BOH इज ए वीक बेस। फिर दिस इज द आयोनाइज्ड पार्ट। अब यहाँ पे BOH है तो इसको हम लोग बेस पार्ट बोल रहे हैं। इट इज आयोनाइज्ड पार्ट, क्योंकि ये B+ है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसिड पार्ट बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया इसमें MEOH, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज एग्जांपल ऑफ बेस इंडिकेटर। कैसे पता चल रहा है? ये BOH के सिमिलर है, जैसे यहाँ पे ये HIN के सिमिलर है HPH, ये MEOH किसके सिमिलर है? BOH के सिमिलर है। तो MEOH ब्रेक करेगा कैसे? Me+ एंड OH- रिवर्सिबली ये ब्रेक किया। तो जब ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो इसका कलर येलोइश या ऑरेंज कलर देखने को मिलता है।
और जब ये आयोनाइज हो जाता है तो इसका कलर अपने को रेड मिलता है। ठीक है, तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ इंडिकेटर की हम लोग बात किए हैं, पीएच कैसे इंडिकेटर का निकालना है। तो जैसे हम लोग बफर का पीएच निकाल रहे थे, इसके पहले हमने बफर सॉल्यूशन देखा। अच्छा, बफर सॉल्यूशन का लेक्चर खत्म करने के बाद इसके पहले तुम चाहो तो मैंने तुमको देखोगे तो तुमको यहाँ पे अपना ऐप है, वीडियोस में एक दो लेक्चर दिखेगा, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। उसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देखना। वो बफर के सीक्वेंस में ही मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिससे पीछे की जितनी भी स्टोरी है वो सारा चीज एक क्वेश्चन में कंपाइल्ड है। तो मैंने उसको फिर से नहीं करा है, तुम वहां पे उसको जाकर के देख सकते हो। वो क्वेश्चन देखने से तुमको उस क्वेश्चन का बढ़िया से फील आ जाएगा। ठीक है, पीएच कैलकुलेशन ऑफ इंडिकेटर पे आते हैं। तो एसिड इंडिकेटर का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एसिड इंडिकेटर HIN, ये टूटा H+ है, IN माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ले लिया KIN। तो KIN का कैसे वैल्यू लिखोगे, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में से अगर H+ हम लोग निकाल लें तो H+ हम लोग रीअरेंज करके निकाल सकते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और अगर दोनों साइड हम लोग इस एक्सप्रेशन में माइनस लॉग लगा दें तो माइनस लॉग ऑफ H+ विल बी पीएच, और इस पूरे पे भी माइनस लॉग लगा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, PKIN, माइनस लॉग ऑफ KIN विल बी PKIN प्लस लॉग IN माइनस अपॉन HIN। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ एसिड इंडिकेटर। और तुम ध्यान से देखो तो एसिड बफर जो था उसका भी कुछ ऐसा ही फार्मूला था कि pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, वही तो है ये। तो अलग से कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। बफर और इंडिकेटर दोनों का फार्मूला क्या है, बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलता है। सिमिलरली बेस इंडिकेटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे BOH is splitting into B+ and OH-, equilibrium constant is KIN, again we can write KIN as product का concentration upon reactant का concentration। फिर हम लोग यहाँ से OH- को रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। फिर जब हम लोग OH- में दोनों साइड माइनस लॉग लेंगे तो माइनस लॉग ऑफ OH- विल बी क्या, POH, क्लियर। और फिर माइनस लॉग ऑफ KIN इज PKIN, और फिर यहाँ माइनस लॉग लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके इसको यू सॉल्व कर सकते हो। लॉग A into B is A plus B, समझ में आ रहा है। तो उस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो ये फिर से जो बेस इंडिकेटर का फार्मूला आया, ये बेस बफर की तरह दिख रहा है अपने को। वहां क्या था, POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस, तो यही तो है ये भी। सेम तरीके से सोच सकते हो। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाई इंडिकेटर इज यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। इंडिकेटर की जरूरत ही क्या पड़ रही है, तो मैंने तुमको ये समझाया है कि मान लो हमने एक एसिड लिया A और एक बेस लिया B, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट, दैट इज व्हेन न्यूट्रलाइजेशन इज जस्ट डन, मतलब मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। जितना मिली इक्विवेलेंट्स एसिड का है उतना ही मिली इक्विवेलेंट्स अगर बेस का होगा तो दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएगा कंप्लीटली और सॉल्ट प्लस वाटर ही बचेगा। लेकिन जैसे मान लो कि हमने HCl लिया और इसमें हम लोग ड्रॉप से NaOH डाल रहे हैं ताकि न्यूट्रलाइजेशन होते जाए, तो हमने डाला HCl NaOH, तो देयर विल बी न्यूट्रलाइजेशन, NaCl plus H2O बनेगा। लेकिन ध्यान दो तो HCl जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। NaOH भी क्या होता है, कलरलेस होता है। अब जब तुम इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा उस टाइम पे NaCl, मान लो ये इसका मोल्स 0 हो गया, इसका मोल्स 0 हो गया, दोनों इक्वल अमाउंट में, दोनों का इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएगा, या इस केस में बोल देंगे दोनों का मोल्स बराबर हो जाएगा। तो दोनों कंज्यूम होकर के अपने को क्या बना दिया, NaCl plus H2O। अब ये भी क्या है, कलरलेस। तो हमको कब पता चलेगा कि अब हमको यहाँ पे इसको नहीं डालना है, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए यूज है इंडिकेटर का। इंडिकेटर चेंजेस इट कलर, इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर, and by change in color it is understood that reaction is completed। जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा, अब तो कि तुमने इसमें इंडिकेटर भी यूज कर रखा है, तो इंडिकेटर क्या करेगा कि अब ये HCl तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। अब फर्दर तुम जैसे NaOH डालोगे तो क्या होगा,
कि ये जो वीक एसिड होगा जो कि इंडिकेटर है लाइक HPH, ये H+ सप्लाई करने लगेगा। और जब ये H+ सप्लाई, अच्छा ये H+ क्यों अभी सप्लाई कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है HCl, तो ये पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बोलेगा मैं पहले टूटूंगा। बाद में जब ये कंज्यूम हो गया तो अब उसके पास क्या उपाय है, उसके पास है कि भाई ठीक है जो वीक है उसको भी यूज किया जाए, उसका भी H+, तो दैट विल बी HPH। तो HPH जब टूटेगा तो H+ और PH- मतलब वो आयोनाइज कर गया, तो जैसे वो आयोनाइज करेगा तो जो सॉल्यूशन पहले कलरलेस था उसका कलर क्या हो जाएगा, इस केस में अगर HPH यूज कर रहे हो तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। जैसे कलर सॉल्यूशन का पिंक हुआ, हमको पता चल जाएगा कि अब मेरा टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, हमको NaOH को डालना बंद कर देना है। रेंज ऑफ इंडिकेटर की हम लोग बात करेंगे। रेंज ऑफ इंडिकेटर कैसे सोचते हैं, तो जैसे pH का फॉर्मूला क्या था, अगर हम लोग इंडिकेटर के लिए देखें तो एसिड इंडिकेटर के लिए pH का फॉर्मूला था pH इक्वल्स टू pKin प्लस log in माइनस अपॉन HIN का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो टर्म यहाँ पे दिख रहा है अपने को, if in माइनस अपन HIN इज इक्वल टू, मान लो अगर X होगा तो हम लोग बोलेंगे कि कलर कौन सा होगा, वो ये कलर शो करेगा, और अगर ये Y होगा तो कलर क्या शो करेगा, B शो करेगा। ये अगर मान लो अपने को प्रोवाइडेड है कि अगर ये कंसंट्रेशन रेशियो जो है वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस का वो X होगा तो कलर A होगा, और ये होगा तो कलर B होगा। तो इस केस में जो pH रेंज होगा तो pH1 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला से कि इसके रेशियो की जगह तुम क्या रख दो X, तो ये pH1 हो जाएगा। इसके रेशियो की जगह तुम फॉर्मूला में Y रख दो तो ये pH2 हो जाएगा। तो pH1 माइनस pH2, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, pH रेंज ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा कोई भी डाटा अपने को प्रोवाइडेड नहीं है, तो जैसे हम लोग बफर रेंज लेते थे वैसे यहाँ पे भी हम लोग pH रेंज इंडिकेटर के लिए भी ले सकते हैं। वहां भी अगर मान लो ऐसा कोई डाटा प्रोवाइडेड है तो तुमको उसको यूज करना पड़ेगा, लेकिन इन जनरल डाटा नहीं प्रोवाइडेड होता है तो हम लोग ये स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। अगर प्रोवाइडेड है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इस केस में इफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, देन ये जो कंसंट्रेशन रेशियो था कंजुगेट बेस और वीक एसिड का, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10/1, तो कलर किसका मिलेगा अपने को, In माइनस का। In माइनस और HIN का जो रेशियो है 10:1, मतलब In माइनस काफी ज्यादा है, और कितना ज्यादा है ये परसेंटेज देखो, हम लोग परसेंटेज की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो ये कलर किसका शो करेगा, कलर विल बी ऑफ In माइनस, मतलब जो आयनाइज्ड फॉर्म का कलर होगा। यही अगर रेशियो 1/10 या उससे कम होगा तो वो कलर किसका फिर शो करेगा, दैट कलर विल बी ऑफ HIN, that means unionized part of indicator। तो यहाँ इस केस में अब pH का रेंज क्या हो जाएगा, तो pH का रेंज विल बी, ये वैल्यूज जब तुम पुट करोगे pH1 और pH2 का, तो pH रेंज ऑफ इंडिकेटर विल बी pKin प्लस माइनस 1। pH रेंज क्या हो जाएगा, pH रेंज ऑफ इंडिकेटर विल बी pKin प्लस माइनस 1। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको तुमको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस पॉइंट पे मान लो हमने इस एक्सिस पे pH प्लॉट किया है, तो pH अगर मान लो pKin के बराबर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि In माइनस और HIN दोनों बराबर होगा, मतलब सॉल्यूशन कितना आयोनाइज्ड होगा, 50% मॉलिक्यूलर फॉर्म, 50% आयोनाइज्ड फॉर्म, तभी ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर ये दोनों सेम pH इक्वल्स टू pKin है, तो pKin के बराबर अगर दिख रहा है pH, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इससे अब हमको प्लस माइनस 1 देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि pH इक्वल्स टू pKin प्लस 1 एंड pH इक्वल्स टू pKin माइनस 1, तो दिस विल बी द रेंज ऑफ इंडिकेटर। तो इस रेंज में ये क्या करेगा, कलर को चेंज करेगा, इस रेंज में क्या करेगा, कलर को चेंज करेगा, लेकिन कलर चेंज स्टार्ट होगा तुमको
एग्जैक्ट वो नहीं दिखेगा। जब ये इसके बाहर आता है, मान लो pH इक्वल्स टू pKn+1, तो +1 का मतलब कि ये इस रेंज में है, तो यहाँ कलर किसका हो जाएगा, In- का, तो कलर ऑफ In-, क्योंकि यहाँ ये कितना आयोनाइज्ड हो जाएगा, 90.9% आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो In- का कलर जो है वो क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग बात करें कि कलर ऑफ HIN इज 9 पर, मतलब ये pH इक्वल्स टू pKn In-1, तो अब कलर किसका ये शो करेगा, HIN, क्योंकि यहाँ पे जो आयोनाइजेशन होगा वो बहुत कम होगा, 9.1%, और अनआयोनाइज्ड पार्ट बहुत ज्यादा होगा। होपफुली क्लियर है ये। तो इसको देखो हमने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाया है कि मान लो HIN इंडिकेटर था, वो H+In- में टूटा, उसके लिए pKin अपने को प्रोवाइडेड है 4। तो अगर मान लो pH 4 होगा, pH 4 होगा, तो इसका मतलब क्या है, pH इक्वल्स टू pKin, तो ये जो इंडिकेटर है वो क्या होगा, 50% आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। और अगर 50% आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तो यहाँ पे जितना आयोनाइज्ड फॉर्म है उतना ही अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, तो किसी का भी कलर डोमिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर है मेरे ख्याल से आपको। अब अगर ये pH 3 हो गया या pH 5 हो गया, तो ये हो गया -1 और ये हो गया +1। तो जब -1 होगा तो इस केस में HIN क्या होगा और इस केस में HIN क्या होगा। देखो तो यहाँ पे जब pH तुम 5 ले रहे हो तो +1, मतलब ये वाला केस आ गया। तो अब यहाँ In- ज्यादा है तो आयोनाइज होकर कितना हो जाता है, 90.9%। ये तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो कि कैसे ये वैल्यू आ रहा है। ये वैल्यू कैसे निकालोगे कि जैसे In- अपन HIN कितना होगा, 10:1, ठीक है। तो In- का जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा, 10/10 + 1 × 100। ये हो गया 10, इसका टोटल कितना, 1 + 10 × 100, तो ये कितना होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म 90.9% आ जाएगा। तो यहाँ से ये 9.1% आ जाएगा। और यही अगर 3 है तो ये 90% और ये 9.1%। तो अगर ये 90% है तो ये कलर अब किसका शो करेगा, HIN का। अगर ये 90% है तो कलर किसका शो करेगा, PK मतलब In- का। तो वही यहाँ पे समझाया है कि अगर ये pKin 4 था तो अगर pH 3 होगा तो कलर किसका हो जाएगा, HIN का, क्योंकि कम आयोनाइज्ड होगा, In- कम होगा। और अगर 5 से ऊपर गया इस रेंज में तो क्या हो, कलर चेंज ही करेगा। इसके ऊपर गया तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कलर किसका हम लोग बताएंगे, तो कलर विल बी ऑफ In-। उसके बाद मैंने ये कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं कि किस रेंज के लिए कौन सा इंडिकेटर जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स एंड देयर pH रेंज। ये देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इसमें बताए हैं, लाइक मिथाइल ऑरेंज को किस रेंज के लिए यूज करते हैं, मिथाइल रेड जो है उसका pH रेंज क्या है, कहाँ पे उसको यूज करते हैं, लिटमस के लिए कहाँ यूज करते हैं, फिनोल रेड को कहाँ यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन, थाइमोल ब्लू, BTB ब्रोमोथाइमल ब्लू को कहाँ पे यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको टेक्निकली तुमको समझाता हूँ। एक तो सबसे पहला चीज ये समझ लो कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस जेईई में पूछे जाते हैं, लाइक जेईई में या डिफरेंट एग्जाम्स में तुमको डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जेईई में पूछा हुआ है ऑलरेडी 2018 में, और जो स्टूडेंट था उसने इसको याद नहीं किया था, ये 2 क्वेश्चंस उसके छूटे थे, एक तो यही क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन उसने मेमोरी बेस्ड सॉलिड स्टेट का छोड़ा था, बाकी 28 क्वेश्चन उसने सही किए थे। तो अगर ये याद होता तो एक और क्वेश्चन ऐड हो जाता। तो तुमको ये क्या होना चाहिए, एग्जाम के पहले एटलीस्ट ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे मिथाइल ऑरेंज HPH तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ इसमें याद कर सकते हो, सारे याद हो एग्जाम के टाइम के पहले तो दी बेस्ट है। थोड़ा ये समझने की कोशिश करना कि मिथाइल ऑरेंज कहाँ यूज कर रहे हैं और ये कहाँ, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ क्योंकि ये बार बार यूज में आते हैं। तो देखो मिथाइल ऑरेंज जो है उसको यूज किया pH रेंज 3.1 से 4.4 में, और फिनोफ्थलीन को यूज किए 8.3 से 10 के pH रेंज में। ऐसा क्यों, तो जब ये 3.1 से 4.4 होगा pH, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्यूशन एसिडिक है
तो वहां पे जो मिथाइल ऑरेंज होगा वो क्या करेगा, देयर इज एसिड बेस रिएक्शन, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन MeOH को आयोनाइज कर देगा Me+ और OH-, क्योंकि उसको OH- चाहिए, एसिड को क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो इसको OH- चाहिए, तो ये इसको आयोनाइज करेगा। तो पहले ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा और जब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में आएगा तो इसका क्या होगा, कलर अपने को चेंज कर जाएगा और फिर हमको समझ में आएगा कि टाइट्रेशन अपना कंप्लीट हो गया। ठीक वैसे अगर HPH है तो ये देखो 8.3 से 10, मतलब ये क्या होगा, 7 के इधर हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, तो अगर बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होगा तो ये H+ प्रोवाइड कर सकता है। तो जैसे टाइट्रेशन का कंप्लीट होगा, H+ पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो अब ये सॉल्यूशन क्या करेगा, H+ कहां से लेने लगेगा, H+ लेने लगेगा फेनोफ्थलीन से, और जैसे H+ लेगा तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण अपने को क्या दिखेगा कि देयर इज चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे अगर ये पहले कलरलेस था तो अब इसका जो भी कलर है, लाइक हमने लिखा है पहले, उस कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पिंक कलर जैसे यहाँ पे मिलता है तो कलरलेस से पिंक कलर मिल जाएगा, तो दैट्स व्हाई इसको हमने इस रेंज में यूज किया। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो नीट में भी पूछने के चांसेस हैं इसके। दूसरा जेई में भी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं पूछा है, 2018 में ही मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखा था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। देखो इसमें नेक्स्ट चीज जो हम लोग देख रहे हैं टाइट्रेशन के बारे में, कि इंडिकेटर का, कौन से इंडिकेटर का कहाँ यूज करेंगे, उसको मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कि लाइक इंडिकेटर का मैंने तुमको लिखाया कि कौन सा इंडिकेटर का क्या रेंज है। ठीक है, तो किस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर जो होगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, या क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि किस दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर जो होगा वो बेस्ट इंडिकेटर होगा, किसको यूज कर सकते हैं, उस पर मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी व्हिच वन विल बी द बेस्ट, उस पर सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दोगे जैसे मैंने पहले कराया टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें ही मैं तुमको सारी बातों को समझाऊंगा। बाकी केसेस में तुमको पीएच का कैलकुलेशन करके यही सेम काम रिपीट करना पड़ता है। तो देखो जैसे हमने लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से करा रहे हैं, तो एक कंटेनर लिया, उसमें हमने HCl ले रखा है, और ब्यूरेट से इसमें हम लोग लैब में क्या करते हैं, टाइट्रेशन बेसिकली लैब का पार्ट है, तो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, जहाँ से क्वेश्चंस ऐड किया ही जाता है, क्योंकि 2008 से जेई के सिलेबस में या तुम एग्जाम में देखोगे तो इसको अलग से ऐड किया गया। तो प्रैक्टिकल जो तुम्हारा लैब में होना चाहिए उस बातों को हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो ध्यान देना किस रेंज के लिए कौन सा इंडिकेटर, ये तो ऐसे में पूछा जाता है, बाकी ये और ज्यादा डिटेल में थोड़ा हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें जैसे मान लो कि हम लोग क्या किए कि HCl ये कंटेनर में उसमें NaOH ब्यूरेट के थ्रू डाल रहे हैं, इसमें हमको प्रोवाइडेड है कि मान लो हमने 500 लिख दिया है, सॉरी ये 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl लिया है और इसमें NaOH डाल रहे हैं जिसका कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड है 0.1 मोलर। तो अलग अलग वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं। इनिशियली मान लो हमने 0 मोलर, मतलब इसमें NaOH नहीं डाला है, तब इस HCl का मोलैरिटी क्या होगा ये हमको पता है 0.1 मोलर, तो इसका pH क्या होगा, अगर मोलैरिटी 0.1 है तो HCl कैसे टूटेगा, H+ एंड Cl-, तो H+ का कंसंट्रेशन भी क्या होगा 0.1, मतलब 10⁻⁻1, तो यहाँ पे pH सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरा केस है कि इसमें हम लोग क्या किए, NaOH ऐड करना शुरू किए, तो जब 10 ml NaOH ऐड करोगे तब सॉल्यूशन का pH क्या होगा। तो ये सारे सेगमेंट को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ताकि जल्दी हम लोग इसको कवर कर पाए। तो देखो इसमें कि अपने पास HCl तो फिक्स है 50 ml और 0.1 मोलैरिटी, जब तुम मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो मोल्स मिलते हैं, क्योंकि ये ml में है हमको मिली मोल्स मिलेगा।
तो 50 इंटू 0.1 मतलब ये 5 मिली मोल्स हो गया, और NaOH कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10 मतलब ये 1 मिली मोल्स हो जाएगा। तो दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। NaOH यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, तो ये कंज्यूम हो जाएगा 0। इसके अकॉर्डिंग ये भी 1 मोल, क्योंकि 1:1 का रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड होगा, तो इसका 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा, बच जाएगा कितना 4 मोल, 4 मिली मोल्स। तो अगर 4 मिली मोल्स HCl का है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। मिली मिली ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी मोल पर लीटर, दैट इज कंसंट्रेशन। तो H प्लस का कंसंट्रेशन विल बी 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये 50 ml था और ये 10 ml मतलब 60 ml, तो 4 अपॉन 60 1/15, तो pH की वैल्यू यहाँ आ गई 1.17। इसके कैलकुलेशन बिल्कुल कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आसानी से कर सकते हो, मैंने लिख दिया है, लेकिन सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखना 1/15 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/15 जैसे यहाँ पे अगर आया माइनस लॉग 1/15, तो माइनस को बाहर ले लो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, तो log 1/15 विल बी log 1 माइनस log 15 लिख सकते हो। log 1 की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ log 15, और log 15 को क्या लिख सकते हो log 3 इंटू 5, फिर log 3 इंटू 5 को log 3 प्लस log 5, log 3 और log 5 दोनों की वैल्यू आपको पता है, तो वहां से हम लोग आसानी से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं है। तो इस केस में जो pH आ रहा है ये आ जाएगा वैल्यू 1.17, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है अपने पास इट इज 1.17, ठीक है। दूसरे केस में जब इसका हम लोग 20 ml ले रहे हैं, तो ये तो मिलीमोल्स इसका फिक्स है, 20 इंटू 0.1 अब इसका 2 मिलीमोल्स, ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये कंज्यूम, ये भी 2 मिलीमोल्स कंज्यूम, तो ये 3 H प्लस का कंसंट्रेशन, तो फाइनल मिलीमोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम इन ml, दैट विल बी 50 प्लस 20 दैट इज 70। तो यहाँ से फिर से pH निकाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.36। नेक्स्ट केस में 40 ml है, 40 ml 50 ml, तो ये काम हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं, हर केस का हम लोग pH निकाल चुके हैं। ये प्रोसीजर कर सकते हो आसानी से, मैं सबका pH वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लाइक 40 ml वाले केस में ये कितना आ गया 1.95, और फिर हम लोग 49 ml लिए हैं, तो उसमें कितना आ जा रहा है इसकी वैल्यू 3, फिर 49.9 ml लिए हैं, तो इसमें वैल्यू आ जा रही है 4। 50 ml ले रहे हैं, तो देखो ध्यान दो कि इसका भी 5 मिलीमोल्स और इसका भी 5 मिलीमोल्स, M1V1 बराबर M2V2 या N1V1 बराबर N2V2, दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो pH यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 7। जब पूरा का पूरा एसिड पूरे के पूरे बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए, या पूरा का पूरा H प्लस पूरे के पूरे OH माइनस के साथ एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज होता है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। वहां पे pH क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस केस में pH 7, फिर pH 10 और फिर pH 11, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये आसानी से तुम कर सकते हो। इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो जरा ध्यान से देखो कि हम लोग जब शुरू में 0 ml था तब तो ठीक है, मतलब जो भी था एसिड उसका pH जो होगा सो होगा 1 था, ठीक है। जब 10 ml डाले तो pH में 0.17 का चेंज आया, और 10 ml डाले तो थोड़ा और चेंज आया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा तुमको, और 10 ml डाले तो अभी भी चेंज आया, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद देखो फिर फर्दर 9 ml डाले तो थोड़ा चेंज हो रहा है। इस पॉइंट के बाद से थोड़ा ऑब्जर्व करना, ये जो पॉइंट है इसके बाद से थोड़ा ऑब्जर्व करना कि यहाँ जब 49 ml था, 49 ml के बाद जब हम लोग 49.9 मतलब 0.9 ml जब डाल रहे हैं, तो pH डायरेक्टली 1 से चेंज हो जा रहा है। फिर जब इसके बाद हम लोग 49.9 के बाद फिर जब 0.1 डाल रहे हैं, तो pH 3 से चेंज हो जा रहा है,
और फिर जब 0.1 डाल रहे हैं फिर से pH 3 से चेंज हो जा रहा है, और फिर जब डाल रहे हैं कितना 0.9 तो pH 1 से ही चेंज हो रहा है। मतलब इस बात को समझो कि ये जो पॉइंट था इट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंट पॉइंट से जस्ट ऊपर या नीचे थोड़ा सा भी जब तुम लाइक अगर एसिड का हम लोग टाइट्रेशन बेस के साथ करा रहे हैं तो थोड़ा सा भी बेस डालोगे तो देख रहे हैं कि पीएच में चेंज बहुत ज्यादा होता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास जब हम लोग एडिशन करते हैं तो वहां पे चेंजेस पीएच में ज्यादा देखने को मिलता है, और जितना इससे दूर जाते जाओगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम डालने पे भी चेंजेस कम ऑब्जर्व होता है। होपफुली ये बात मेरा तुम इस डाटा से समझ पा रहे हो। अब इसमें एक बात देखो, इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ मिलेगा, क्या क्या चीज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये देखो, अगर हमने यहाँ पे मान लो इधर पीएच और इधर लिख दिया वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, NaOH ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें मान लो कि ये हो गया pH 1, उसके बाद यहाँ करीब हो जाएगा pH ये 2 हो गया, मान लो ये पॉइंट हम लोग लेते हैं 3, फिर ये 4 5 6 7, मान लो यहाँ pH हो गया 7, फिर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये मान लो 8 9 10 11, तो यहाँ pH हो गया 11, ठीक है ना। अब इसके बाद फर्दर डालोगे तो इसमें क्या चेंजेस कैसे ऑब्जर्व होता है, इसको थोड़ा देखना कि ये जो 3 से लेकर के 11 तक का पॉइंट है, 3 से लेकर के 11 तक का पॉइंट है, इसमें सिर्फ हम लोग 0.9 ml यहाँ पे डाले, सिर्फ 0.1 ml 0.1 ml 0.9 ml, तो इसमें वॉल्यूम में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो मान लो कि ये पॉइंट हम लोग ले ले कि यहाँ वॉल्यूम है 50 ml, दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे क्या देखेंगे कि ये 3 से लेकर के और 11 तक, 3 से लेकर के 11 तक में ये जो ग्राफ मिलेगा ये ऑलमोस्ट हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये जो ग्राफ मिलेगा ये बहुत कम चेंज होगा, है ना। और इसके बाद जब तुम इधर देख रहे हो तो ये इसके पहले कितना है 1.95, मतलब सीधे आ गए यहाँ पे, फिर हम लोग देख रहे हैं 1.36 और नीचे फिर 1.17, तो ये जो तुमको दिख रहा है ये टाइट्रेशन के दौरान क्या दिख रहा है कि ये इस तरीके से वेरिएशन होगा, और इसके बाद में जब तुम डालोगे तो ये वेरिएशन इसी तरीके से होगा, मतलब ठीक है। लेकिन ये जो तुमको लाइन दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ जो है, क्योंकि बहुत कम वॉल्यूम डालने पे हमको पीएच में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ पे मिल रहा है। अब ये एक क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ये pH 7, मतलब इट इज इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट जो है उसमें देखो pH हम लोग इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, pH जो है वो pH इज इक्वल्स टू pKin प्लस log in माइनस अपन ऐसे ले लो HIN का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो इसका रेंज था अपने पास, इंडिकेटर का रेंज था वो हम लोग क्या कर रहे थे pKin प्लस माइनस 1, pKin प्लस माइनस 1, तो ये वैल्यू जो है यहाँ pH जो है वो pKin के बराबर ही हो जाएगा,
pH will be equals to क्या, pKin। तो इसमें तुम सोचो कि जैसे मान लो कि अगर ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करें। तो देखो इसके जितना क्लोज रेंज का जो भी इंडिकेटर होगा वो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो जैसे एक तो क्या है, अच्छा दूसरा चीज कि और किसको किसको यूज कर सकते हैं। तो यही लाइन को अगर मैं हॉरिजॉन्टल बना दूं, देखना जरा, ये मान लो हो गया 3, ये हो गया 7। मैं समझाने के लिए तुमको इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। किसको अगर हम हॉरिजॉन्टल बना लें तो इस रेंज में क्या है कि ये मान लो हो गया तुम्हारा 3 से 11, सॉरी ये स्टीप कहां से कहां मिल रहा है अपने को, 3 से 11 तक। यहां पे कहीं बीच में एक जगह होगा 7, दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट से जितना क्लोज जिसका जे रेंज होगा, मान लो ऐसा कोई इंडिकेटर है जिसका ये रेंज है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये होगा वहां पे बेस्ट सूटेड इंडिकेटर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लो किसी का रेंज ऐसा आ रहा है, ऐसे रेंज में आ रहा है, ठीक है, तो क्या इसका हम लोग यूज कर सकते हैं? हाँ, इसको भी यूज कर सकते हो, चलेगा, क्योंकि ये भी क्या है इसी स्टीप के रेंज में आ रहा है, तो ये सूटेड होगा, मतलब इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बेस्ट बोले तो ये 7 के जितना पास होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट के जितना पास होगा, उतना ही हम लोग बोलेंगे कि ये ज्यादा सुटेबल इंडिकेटर होगा, बेस्ट इंडिकेटर होगा। इसके अलावा अगर मान लो कि कोई इस रेंज में आ रहा है कि एक रेंज जो है वो 3 के अंदर है, एक रेंज जो है 11 के अंदर है, तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाहर गया तो इसको यूज नहीं कर सकते। तो मे भी तुमको क्लियर होगा कि किसको किसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जिसका भी जो स्टीप के अंदर लाई करेगा एक भी रेंज, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और जो उसके जितना क्लोज होगा इक्विवेलेंस पॉइंट के, वो उतना ही सुटेबल इंडिकेटर होगा या बेस्ट इंडिकेटर होगा। अब हमको ये सोच के बताओ, मैंने भी तुमको डाटा लिखाया था डिफरेंट इंडिकेटर्स का, कि इसके लिए इसके ऊपर इसके नीचे, मतलब कौन कौन सा हम लोग इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये जरा सोच के मेरे को बताओ, और बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा। तो इसमें देखो मैं तुमको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। जैसे HPH फिनोफ्थलीन का हम लोग रेंज लिखे थे, MEOH का भी रेंज लिखे थे, और BTB एक हमने लिखा था। ये डाटा याद रहेगा तभी कर सकते हो। लाइक HPH के लिए था ये वैल्यू कितना, 8.3 से 10, 8.3 to 10। MEOH के लिए था 3.1 to 4.4, ये लिखा चुका हूं। BTB के लिए था 6 to 7.6, 6 to 7.6। तो अब ध्यान दो कि लाइक इसमें इसके ऊपर जाए हम लोग तो 8.3 से 10 इस रेंज में ये लाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इस रेंज को देख करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे HPH यूज कर सकते हो। या अगर हम लोग बात करें MEOH की, तो ये 3.1 से 4.4, तो यहाँ पे हम लोग MEOH भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान दो BTB, तो ये 6 to 7.6, 6 to 7.6, मतलब यहाँ से यहाँ, तो BTB जो होगा उसको भी यूज कर सकते हैं। इस केस में बेस्ट सूटेड इंडिकेटर क्या हो जाएगा, दैट विल बी BTB, दैट इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो दिस इज कि टाइट्रेशन कैसे करेंगे, उसका pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इंडिकेटर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब जैसे मान लो ऐसे, जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का लिए, उसके जगह वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, उसका pH कैलकुलेशन हम लोग सीख चुके हैं। अगर
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कर रहे हैं उसका भी पीएच कैलकुलेट कर सकते हो, वीक वीक का कर रहे हैं उसका भी पीएच कैलकुलेट कर सकते हो, कोई एसिड डाइक्रोटिक एसिड है उसका भी कर सकते हो। तो उन सब का पीएच निकाल करके और तुमको यही बात चेक करनी है और यहाँ से इंडिकेटर का सिलेक्शन कर सकते हो।